नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अपडेटेड यूथ पे। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में, जिसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है और ये बोला जा रहा है कि 8th पे कमीशन को होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक 7th पे कमीशन चल रहा था और 7th पे कमीशन को बीते हुए 9 साल हो चुके हैं और हर 10 साल में एक नया पे कमीशन, एक नया वेतन आयोग आ जाता है, जिसके लिए अभी तक 8th पे कमीशन को फॉर्म कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसे फॉर्म नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोगों का ये कहना है कि हो सकता है परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक देखने को मिले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जैसा काम करेंगे उस हिसाब से उनकी सैलरी में हाइक दिया जा सकता है, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं की है और एम्प्लॉयज़ बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं कि 8th पे कमीशन को फॉर्म कर दिया जाए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है और बढ़ती महंगाई को देखते हुए खर्चों को निपटाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये चेंजेस के बारे में एम्प्लॉयज़ बातें कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है 8th पे कमीशन और इसके बारे में अभी क्या बात चल रही है। दोस्तों, कई सारे एम्प्लॉयज़ अब 8th पे कमीशन का वेट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि 8th पे कमीशन को अभी तक फॉर्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो 7th पे कमीशन है वो 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था और 2016 में इम्प्लीमेंट होने के बाद 9 साल उसको बीत चुके हैं और 10 साल एक पे कमीशन चलता है, उसके बाद एक नया पे कमीशन आ जाता है। तो 9 साल बीत चुके हैं, इसलिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये चाह रहे हैं कि एक नया पे कमीशन यानी 8th पे कमीशन अब तक फॉर्म कर दिया जाना चाहिए था। जो 7th पे कमीशन है उसे 2016 में जब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उसने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मिनिमम सैलरी यानी कम से कम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ा करके 18,000 रुपये पर मंथ कर दिया था। वहीं जो मैक्सिमम सैलरी है जो कि टॉप ऑफिशियल्स को दी जाती है, जो कैबिनेट और सेक्रेटरीट लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपये पर मंथ कर दी गई थी। यानी इतना बड़ा चेंज आया था 7 पे कमीशन लगने पर, 7,000 से सीधे 18,000 मिनिमम सैलरी। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये चाह रहे हैं कि अब नया पे कमीशन लागू किया जाए, 8th पे कमीशन को फॉर्म कर दिया जाए और 2026 से उसको लागू कर दिया जाए, ताकि उनकी सैलरी में और हाइक देखने को मिले, क्योंकि जो महंगाई है बहुत बढ़ती जा रही है, खर्चों को निपटाना मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ इन सब बातों का वेट कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से 8th पे कमीशन के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा गया है और ऐसा लगता है कि 8th पे कमीशन को होल्ड कर दिया गया है। और वहीं पर दूसरी तरफ कई सारे लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट सैलरी हाइक के लिए एक नई अप्रोच, एक नए सिस्टम को लेकर के आ सकती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि हो सकता है परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक देखने को मिले फ्यूचर में। हालांकि इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई भी बात कंफर्म नहीं की है। दोस्तों, एक पे कमीशन जो होता है वो एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के सैलरी स्ट्रक्चर को रिव्यू और रिकमेंड करती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ की सैलरी में रिविजन्स आते हैं और हाइक्स देखने को मिलते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया में टोटल 7 पे कमीशंस इम्प्लीमेंट हुए और हर एक पे कमीशन लगभग 10 साल को कवर करता है और इन रिकमेंडेशन से कई सारे लोगों की, कई सारे एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स की जो लाइफस्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और 7 पे कमीशन लागू हुए 9 साल हो ही चुके हैं और 10वां साल कंप्लीट होने वाला है, यानी 2026 में 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए 7 पे कमीशन के बाद 2026 में 8th पे कमीशन को लागू हो जाना चाहिए, जिसके लिए अभी तक 8th पे कमीशन को फॉर्म कर दिया जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों, जो 7 पे कमीशन है वो 28 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में सेटअप किया गया था और इसे हेड कर रहे थे जस्टिस अशोक कुमार माथुर जी। जो 7 पे कमीशन है उसका पर्पज़ ये था कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज को रिव्यू किया जा सके। अब 10 साल बीत चुके हैं और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो 8 पे कमीशन का बहुत ही ईगरली वेटिंग कर रहे हैं। 7 पे कमीशन को फरवरी 2014 में यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था,
और ये 1 जनवरी 2016 से इफ़ेक्टिव हुआ, यानी इनैक्टमेंट इसकी हुई 1 जनवरी 2016 से। और जो सैलरी चेंजेस हैं इस 7 पे कमीशन के अंडर, वो 1 जुलाई 2016 से एप्लीकेबल हुए थे, इम्प्लीमेंट हुए थे। दोस्तों, अगर हम पुराने ट्रेंड को ही कंटिन्यू करते हैं तो उसके हिसाब से अभी तक 8th पे कमीशन को फॉर्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर 7th पे कमीशन को देखें तो 7th पे कमीशन जनवरी 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन उसको सेटअप 2 साल पहले ही यानी 2014 में उसको फॉर्म कर दिया गया था। तो उस ट्रेंड के हिसाब से अभी तक 2026 में हमारा 8th पे कमीशन लागू हो जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से 2 साल पहले अगर हम देखें, यानी 2024 में ही इसको फॉर्म हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं फॉर्म हो पाया है और 2024 खत्म हो चुका है लगभग। तो इस ट्रेंड के हिसाब से हमारे 9 साल बीत चुके हैं, 10 साल अगले साल कंप्लीट ही हो जाएंगे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। इससे रिलेटेड राज्यसभा में एक क्वेश्चन भी उठाया गया था 8th पे कमीशन के फॉर्मेशन से रिलेटेड, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि अभी तक गवर्नमेंट इस 8th पे कमीशन के फॉर्मेशन के बारे में कोई कंसिडरिंग नहीं कर रही है, कोई भी बात नहीं कर रही है, यानी 8th पे कमीशन को ऑन होल्ड कर दिया गया है। और हो सकता है गवर्नमेंट इसके लिए दूसरी अप्रोच लेकर के आए, कोई दूसरा सिस्टम, कोई दूसरा तरीका लेकर के आए, जिससे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड या इन्फ्लेशन बेस्ड इंक्रीज हो सके, उसमें हाइक देखने को मिले। यानी हो सकता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड हाइक देखने को मिले, यानी जैसा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वैसे उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनकी सैलरी में हाइक देखने को मिले, या फिर हो सकता है इन्फ्लेशन से रिलेटेड यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिले, यानी जिस रेट से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है उसी रेट से जो सैलरी है उसमें भी हाइक देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है। दोस्तों, पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में 8th पे कमीशन को प्रेजेंटली नॉट अंडर कंसिडरेशन बताया, जिसकी वजह से लोगों के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में न्यू 8th पे कमीशन को लेकर के, यानी न्यू पे कमीशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस बढ़ गई हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट उनकी सैलरीज को रिवाइज करने के लिए कोई नया सिस्टम लेकर के आएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट का हो सकता है, मतलब कई सारे की एम्प्लॉयज़ का यही कहना है कि हो सकता है गवर्नमेंट परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम लेकर के आए, या फिर इन्फ्लेशन से टाइड एक सिस्टम लेकर के आए। इन्फ्लेशन जिस रेट से बढ़े उसी रेट से हो सकता है सैलरी में इंक्रीज देखने को मिले। और इसकी वजह से एक बेनिफिट ये भी हो सकता है कि हमें 10 साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब एक पे कमीशन लागू होता है तो 10 साल बाद ही दूसरा पे कमीशन चेंज होकर के अप्लाई होता है। तब तक 10 साल के लिए सेम सैलरी रहती है, और 10 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है कि टाइम टू टाइम, बीच बीच में सैलरी में रिवीजन और हाइक्स देखने को मिलते रहेंगे, अगर ऐसा कुछ, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड या इन्फ्लेशन से टाइड रेट्स लेकर के अगर गवर्नमेंट आती है तो। हालांकि अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है। दोस्तों, 8th पे कमीशन से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो एम्प्लॉय यही चाहते हैं कि जो उनकी मिनिमम सैलरी है वो हाइयर हो जाए, यानी 18,000 रुपये से बढ़ करके 26 से 30,000 रुपये पर मंथ मिनिमम सैलरी हो जानी चाहिए, ताकि बढ़ते हुए इन्फ्लेशन और लिविंग कॉस्ट को मेंटेन किया जा सके, ताकि इन सब चीज़ों को बियर किया जा सके। दूसरा जो फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर को, जो कि प्रेजेंट टाइम में 2.57 है, उसे बढ़ करके 3.5 से 3.8 के बीच में हो जाना चाहिए, ऐसा एम्प्लॉयज़ का मानना है। क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर होता है ये एक मल्टीप्लायर होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं, बेसिक पे से मल्टीप्लाई करते हैं जब फिटमेंट फैक्टर को, और ग्रेड पे में ऐड कर देते हैं, तो जो रिवाइज सैलरी है, यानी सैलरी एडजस्ट होकर के आती है, यानी न्यू सैलरी क्या होनी चाहिए वो निकल करके आती है। तो फिटमेंट फैक्टर एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सैलरीज को रिवाइज करने में और एडजस्ट करने में।
तो एम्प्लॉयज़ का ये भी कहना है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ा करके 3.5 या 3.8 कर दिया जाना चाहिए। वहीं जो डियरनेस अलाउंस है, जैसा कि हम लोग जानते हैं डियरनेस अलाउंस एक साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस में डीए में हाइक देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में। तो एम्प्लॉयज़ का ये कहना है कि जो डीए है उसमें जो हाइक हो वो इन्फ्लेशन से के रिस्पॉन्सिव हो, यानी डीए का हाइक उतना होना चाहिए जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जैसे इन्फ्लेशन अगर 10% से बढ़ रहा है तो डीए में भी 10% से ही चेंज आना चाहिए, वो भी हाइक होना चाहिए 10% से, ताकि इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सके। क्योंकि इन्फ्लेशन में अगर 10% का हाइक आता है और डीए केवल और केवल 5% से ही बढ़ता है तो इस कंडीशन में जो इन्फ्लेशन है उसको टैकल करना मुश्किल होगा। इस वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है उसी के रिस्पॉन्सिव में डीए में भी हाइक होना चाहिए। चौथा जो पेंशन है, पेंशन में भी इंक्रीज आना चाहिए। 7th पे कमीशन के हिसाब से जो मिनिमम पेंशन है वो 9,000 रुपये है। तो एम्प्लॉयज़ का ये भी कहना है कि जो पेंशनर्स हैं जो 7th पे कमीशन से पहले रिटायर हो गए उनके लिए भी पेंशन को रिवाइज किया जाना चाहिए, उसमें भी रिवीजन किया जाना चाहिए ताकि जो पेंशन है वो इंक्रीज़ हो सके। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में 9,000 रुपये एक फैमिली को रन करने के लिए यहाँ पर काफ़ी कम होते हैं और रिटायरमेंट के बाद ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम बचता है एक फैमिली के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए जो कि पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, जो कि पहले एक अच्छी खासी सैलरी अर्न कर रहा था। तो इस चीज़ को देखते हुए भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेंशन्स को भी इंक्रीज़ किया जाना चाहिए क्योंकि कई सारे पेंशनर्स हैं इस समय पर। वहीं जो हाउसिंग और ट्रैवल अलाउंस है इसको भी इंक्रीज़ किया जाना चाहिए क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इन्फ्लेशन बढ़ा है जिसकी वजह से जो हाउस रेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और ट्रैवलिंग के जो टिकट्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। ट्रेन से आप जाइए चाहे आप एरोप्लेन से जाइए, आप कोई भी तरीके का सफ़र करिए, हर जगह पर ट्रैवलिंग का जो चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हाउसिंग और ट्रैवल अलाउंसेस को भी इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। ऐसी एक्सपेक्टेशंस और रिकमेंडेशंस हैं 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ की। दोस्तों अगर 8th पे कमीशन लागू होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर कैसा पड़ेगा, इसके बारे में अगर बात करें तो गवर्नमेंट का कहना है कि जब 7th पे कमीशन यहाँ पर लागू हुआ था तो उसने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को 1 लाख करोड़ रुपए से ये बढ़ा दिया था एनुअली। तो अगर सिमिलर ट्रेंड को फॉलो करते हैं यानी 8th पे कमीशन अगर लागू होता है तो वो भी सिमिलर इम्पैक्ट डाल सकता है, यानी 1 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा की गवर्नमेंट स्पेंडिंग एनुअली इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि वैसे भी फिजिकल डेफिसिट इस समय बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाने की वजह से फिजिकल डेफिसिट और भी बढ़ सकता है जो कि इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट लेकर के आ सकता है। और ये इंक्रीज इन स्पेंडिंग पब्लिक फाइनेंसेस को भी स्ट्रेन कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये अच्छी चीज़ भी हो सकती है क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ेगी। ज़्यादा लोगों के पास जब सैलरी आएगी तो इसका मतलब उनके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी। डिस्पोजेबल इनकम बोले तो खर्च करने के लिए उनके पास ज़्यादा पैसा होगा और जब ज़्यादा पैसा होगा तो जाहिर सी बात है वो गुड्स एंड सर्विसेज की भी ज़्यादा डिमांड करेंगे और गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो जीडीपी भी ग्रो करेगी। तो एक तरीके से ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है। दोस्तों अगर हम 8th पे कमीशन अगर लागू भी करते हैं तो 8th पे कमीशन लागू होने के वजह से जो चैलेंजेस सामने आएंगे वो चैलेंजेस कैसे फेस किए जाएंगे उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो और ज़्यादा वर्सन हो सकता है, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी। जब सैलरी हाइक देखने को मिलेगा तो 1 लाख करोड़ एनुअली कम से कम यानी मिनिमम स्पेंडिंग गवर्नमेंट की बढ़ जाएगी जिसकी वजह से जो फिजिकल डेफिसिट है वो और भी ज़्यादा वर्सन हो सकता है जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर पे गैप है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी मिलती है वो उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, उनकी सैलरी में हाइक परफॉर्मेंस बेस्ड आता है। यानी जब एक एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में अपनी कंपनी को और ज़्यादा काम करके पैसा अर्न करके देता है तब जा करके उसकी सैलरी में हाइक देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को हाइक करती है और दूसरी तरफ
प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में उतना हाइक देखने को मिलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के जो पे गैप्स हैं वो बढ़ जाएंगे, जो कि फेयरनेस के कंसर्न को भी रेज करती है। तीसरा, जो स्टेट बजट्स हैं उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो अधिकतर सेंट्रल गवर्नमेंट की लीड को फॉलो करते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट से जब पैसा देती है तब जाकर के स्टेट अपने बजट को डिक्लेयर करते हैं और अपने स्टेट्स को रन करने की कोशिश करते हैं उसी के हिसाब से, क्योंकि तभी उनको एक्चुअली पता चलेगा कि उनके पास एक्चुअली कितना पैसा आया और उसको वो कहाँ कहाँ पे किस हिसाब से खर्च कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टेट बजट्स के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, खासकर उन स्टेट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जो कि लोअर रेवेन्यू जनरेट करते हों। इसके अलावा दोस्तों कई सारे और चैलेंजेस हैं। अ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बात चल रही है कि परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक देखने को मिले, तो परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक सिस्टम अगर आता है तो उसके फेवर में भी कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं और उसके अगेंस्ट में भी कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो उनकी अगर हम बात करें तो पहले फेवर वालों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों का यही कहना है कि अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक देखने को मिलता है तो उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हेंस होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि एक एम्प्लॉय अपने काम को समझेगा और समझ करके उसको अच्छे से करने की कोशिश करेगा और बेटर रिजल्ट्स डिलीवर करेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। दूसरा, जो अकाउंटेबिलिटी है, यानी एक एम्प्लॉय अपने काम के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा और अपने काम को टाइमली ख़त्म करने की कोशिश करेगा इस परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक सिस्टम की वजह से। तीसरा, जो रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट है वो कहीं ना कहीं मिलेगी, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलेगा, यानी जो अच्छा काम कर रहा है, जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं और अच्छे लेवल पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पहचान मिलेगी और रेमुनरेशंस भी मिलेंगे, क्योंकि कई सारे लोग जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं या बहुत बढ़िया जिन टैलेंटेड लोग जो हैं वो अधिकतर इस सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है उनके टैलेंट की वो कदर ना हो या उनको कोई पहचान ना मिले या वो काम करके दें तो हो सकता है उनके काम को कंसीडर ना किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको सैलरी उतनी ही देगी और जो भी हाइक्स हैं या जो रेमुनरेशंस है वो वैसे ही मिलेंगे जैसे डिसाइड किए गए हैं। फिर चाहे आप कम काम करें या चाहे ज़्यादा, चाहे जितनी ज़्यादा मेहनत कर ले तब भी आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो टैलेंटेड लोग हैं वो इस सेक्टर की तरफ जाने से कतराते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम आता है तो उसकी वजह से ऐसे लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो कि हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ की तरह काम करेंगे। चौथा, इस सिस्टम की वजह से हम प्राइवेट सेक्टर के साथ अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सेम यही सिस्टम है कि परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक देखने को मिलता है। एक एम्प्लॉय जब अपनी कंपनी को और ज़्यादा पैसा अर्न करके देता है तब उसकी सैलरी हाइक होती है। तो अगर सेम सिस्टम परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक अगर इधर भी आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में तो कहीं ना कहीं दोनों सेक्टर के बीच में जो पे गैप है वो कम हो सकता है और जो रिसोर्सेज हैं, टैक्स पेयर्स के द्वारा जो मनी दिया जाता है वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर यूज़ होगा, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। वहीं अगर हम इसके अगेंस्ट में बात करें तो इस सिस्टम के अगेंस्ट में भी कई सारे लोगों के कंसर्न हैं, जिनमें सबसे पहला चैलेंज तो यही आया है कि जो मेजरमेंट चैलेंज है वो कैसे फुलफिल किया जाएगा, यानी किसी पर्सन के या किसी एम्प्लॉय के काम को किस तरीके से मेजर किया जाएगा, खासकर उन लोगों के जिनके रोल्स ही पब्लिक सर्विस या पॉलिसी मेकिंग के हैं। जैसे कोई पर्सन है वो पॉलिसी मेकिंग का काम करता है, एक एम्प्लॉय खूब मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके वो एक पॉलिसी बनाता है, तो उस पॉलिसी बनाने में उसने कितना मेहनत किया, कितना टाइम दिया और किस लेवल पे मेहनत किया, इस चीज़ को कैसे मेज़र किया जाएगा, कहीं ना कहीं ये एक कंसर्न की बात हो सकती है। तो अगर आप उसके परफॉर्मेंस को कम आंकते हैं तो उसकी सैलरी भी कम रह जाएगी, यानी हाइक्स भी कम होंगे, और अगर ज़्यादा आंकते हैं तो हो सकता है उसकी सैलरी में हाइक भी देखने को मिले। तो ये मेजरमेंट का एक कहीं ना कहीं एक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो सकता है। दूसरा, जो फेवरेटिज्म का रिस्क है वो बढ़ सकता है, क्योंकि अधिकतर हम सुनने को पाते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने लोगों का या जान पहचान के लोगों का काम जल्दी कर देते हैं या ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अनफेयर असेसमेंट या बायस्ड असेसमेंट हो सकता है, यानी देयर इज़ अ रिस्क ऑफ बायस्ड और अनफेयर असेसमेंट। तीसरा, जो जॉब सिक्योरिटी है, यानी लिंकिंग पे टू परफॉर्मेंस,
ये जॉब सिक्योरिटी के सेंस को इरोड कर सकता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो एक बार उनकी जॉब लग गई तो हमेशा यही माना जाता है कि वो जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाते तब तक उनकी जॉब चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी है उसकी सैलरी तो हाइक हो जाएगी, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जैसे पॉलिसी मेकर की हम लोगों ने बात की, अब पॉलिसी मेकर को अगर हम मेज़र नहीं कर पाएंगे उसके टैलेंट को, तो फिर उसकी सैलरी में हाइक देखने को नहीं मिलेगा, उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उसको पहचान नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय हो जाएगा और उसकी जो जॉब है वो एक लिमिटेड रोल हमेशा अदा करती रहेगी। यानी वो काम बहुत ज़्यादा किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम उसके काम को मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी जो जॉब है वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं मानी जाएगी, हालांकि उसने काम बहुत अच्छा किया होगा तब भी। क्यों? क्योंकि हम मेज़र नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं ये भी एक सबसे ज़्यादा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है। चौथा जो कोलैबोरेशन है वो रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जब एक एम्प्लॉय की सैलरी हाइक होगी उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो हमेशा वो यही चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं और मेरा काम ज़्यादा अच्छा हो बाकी लोगों के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से होगा क्या कि उसकी सैलरी हाइक देखने को मिले उसको। तो इसकी वजह से एक दिक्कत ये आ सकती है कि जो टीम वर्क है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो सकता है, क्योंकि हर एम्प्लॉय यही चाहेगा ना कि मैं बाकी लोगों से आगे बढ़ जाऊं ताकि मेरी सैलरी में हाइक मिले, मुझे रेमुनरेशन मिले, मुझे रिवॉर्ड किया जाए। तो एक ये दिक्कत भी, कोलैबोरेशन की भी दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ जो एथिकल कंसर्न है, एथिकल कंसर्न भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोग जो है हो सकता है कि अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए शॉर्टकट्स या करप्शन के रास्ते को भी अपनाने की कोशिश करें। तो क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मैं जल्दी काम कर लूँगा या मैं जल्दी किसी काम को, अपने गोल को अचीव कर लूँगा, तो मेरी सैलरी में हाइक देखने को मिलेगा। तो जल्दी काम को कंप्लीट करने के चक्कर में या अपने गोल्स को अचीव करने के चक्कर में हो सकता है वो किसी गलत रास्ते को अपना करके अपने काम को कंप्लीट करने की कोशिश करें या शॉर्टकट्स के ज़रिए अपने काम को करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से करप्शन भी बढ़ सकता है। तो कहीं न कहीं ये भी एक एथिकल कंसर्न है जो कि इस सिस्टम के, परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक सिस्टम के अगेंस्ट में आर्गुमेंट करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा 8 पे कमीशन और जो न्यू सिस्टम है परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक का, जिसके बारे में कई सारे का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बात कर रहे हैं। उसके बारे में हमने सारी चीज़ें देखी और जानी। इसके बारे में आपकी क्या राय है उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए आपको सारी बातें समझ में आई हो। धन्यवाद।